आरसी सर्किट, चार्जिंग आरसी सर्किट, चार्जिंग सीरीज आरसी सर्किट विथ डीसी पावर सप्लाई। ठीक है। हम्म। हम्म। विथ डीसी पावर सप्लाई। अच्छा, देखिए, एक सेकंड, स्विच लगा इधर। एक फिगर आपने बनाया तो नहीं है ना अभी? नहीं। हाँ, ऐसा बनाते हैं इसको। स्विच रहेगा। हम्म। ये रहा, ये बैटरी, ये रेसिस्टर, ये कैपेसिटर, और ये है स्विच which can either be thrown at position 1 और पोजीशन 2 एट ए टाइम। ये स्विच को आइदर एक टाइम पे 1 पे थ्रो कर सकते हैं या फिर 2 पे थ्रो कर सकते हैं, ऐसे या फिर ऐसे। ठीक है। हम्म। सो लेट अस से द स्विच इज थ्रोन एट पोजीशन 1 एट t इक्वल टू 0। ये बीच में भी ऐसे रहता है, या तो इसको बीच में रख सकते हैं, कोई कनेक्शन नहीं, या फिर ऐसे 1 पे थ्रो कर दिया या फिर 2 पे थ्रो कर दिया। सो लेट अस से switch is thrown at position 1 at t equal to 0। तो नोट्स को चुनमुन बार बार रिवाइज करना है, ठीक है। हम्म। कहीं पे भी हो ना, जैसे मान लो क्लास में भी बैठे हो और आप थोड़ा सा लीजर पीरियड है, ठीक है, तो कुछ नहीं, पीडीएफ रहता है मोबाइल में, थोड़ा पीडीएफ ही स्क्रॉल कर लो, मतलब देखते रहना है बस। ठीक है, तो देखते रहेंगे तो माइंड में वो याद आ जाएगा, भूलेंगे नहीं। तो स्विच इज थ्रोन एट पोजिशन 1। switch is thrown at position 1 at t equal to 0। अच्छा, और कैपेसिटर दिया हुआ है कि इनिशियली अनचार्ज है, तो कैपेसिटर इज इनिशियली अनचार्ज। ठीक है। यस सर। तो इसीलिए जो मेन मेन रिजल्ट होता है मैं उसको ब्लॉक बना के घेर देता हूँ, स्टार मार्क लगा देता हूँ, कि अगर आप मान लो पीडीएफ स्क्रॉल भी करते रहोगे ना, तो जो मेन मेन रिजल्ट्स हैं वो आपको दिख जाएंगे, याद आ जाएगा, है ना। हम्म। सो कैपेसिटर इज इनिशियली अनचार्ज, तो जैसे ही स्विच को थ्रो कर देंगे यहाँ पे, तो एक सर्किट कंप्लीट हो जाएगा एंड करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग। तो करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग। ठीक है। यस सर। करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग। ओके। सो करंट फ्लो होने लगेगा तो ये कैपेसिटर चार्ज होने लगेगा। तो लेट एट टाइम टी ये सर्किट ऐसा बन जाएगा। दिखा देते हैं। इस सर्किट सिंपल जो है सर्किट बन जाएगा, सीरीज सर्किट। सर्किट सिंपली ऐसा बन जाएगा एंड
let us say at time t, let us say at time t, charge on the capacitor plates is q and current in the circuit is I. So we will write let at time t, let at time t, charge on capacitor plates is q and current in the circuit is I. ठीक है। Yes, sir. तो रेसिस्टर के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा आई आर, और कैपेसिटर के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा क्यू बाई सी। अच्छा, और अब आप क्या करो, केवीएल लगा दो। सो अप्लाइंग केवीएल, केवीएल लगाना है। तो आप यहां से आ गए लोअर से हायर पे, तो लिखेंगे माइनस ई। फिर रेसिस्टर के क्रॉस गए करंट के डायरेक्शन में, इसको लिखेंगे प्लस आई आर। कैपेसिटर के क्रॉस गए हायर से लोअर, इसको लिखेंगे क्यू बाई सी। ठीक है, इज इक्वल टू 0। यहाँ पे सिंपली क्यू लिखते हैं, उसका मतलब मॉड मॉड ही होता है। ठीक है, क्योंकि साइन, अदरवाइज हम लोग साइन तो आगे पीछे लगाते ही हैं, तो सिर्फ अगर क्यू लिखा है मतलब उसका मतलब मॉड ही होता है। सो दिस इज केवीएल। नाउ वी हैव टू फाइंड क्यू एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो हमें आई को लिखना पड़ेगा डी क्यू बाई डी टी के टर्म्स में। नाउ सी हियर, इफ करंट फ्लोज इन दिस डायरेक्शन शोन, करंट अगर इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो ये क्यू का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। तो वी विल राइट हियर आई इज इक्वल टू प्लस डी क्यू बाई डी टी। ये प्लस साइन shows that, plus sign shows that if current flows in the direction shown in the figure, if current flows in the direction shown, mod of q will increase। ठीक है, with respect to time। तो I को लिखना है डी क्यू बाई डी टी, माइनस ई प्लस आर डी क्यू बाई डी टी प्लस क्यू बाई सी इज इक्वल टू 0। So this will be dq by dt is equal to, r dq by dt will be equal to e minus q by c। ठीक है, Yes, sir. एक सेकंड, कितना हो गया? e माइनस क्यू बाई सी हुआ ना? हाँ, क्या? माइनस, तो c माइनस क्यू बाई सी ठीक ही लिखा है। हम्म। therefore क्या हो जाएगा यहाँ पे dq, अब q वाले टर्म्स आप एक साइड ले लो, q वाले टर्म्स एक साइड ले लीजिए और टाइम वाले टर्म्स दूसरे साइड ले लीजिए। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इंटीग्रेट दोनों साइड कर देते हैं और लिमिट डाल देते हैं। इधर t इक्वल टू 0 पे चार्ज दिया हुआ था 0, t टाइम पे मान लो चार्ज है q। ये इंटीग्रेशन का आपको काम नहीं है, बट जस्ट दो स्टेप में आ जाएगा तो मैं कर दे रहा हूं। सो ln ऑफ c माइनस क्यू बाई माइनस 1 इज इक्वल टू 1 बाई आर सी इंटीग्रल dt का इंटीग्रेशन t। सो दिस विल बी ln ऑफ c माइनस क्यू बाई सी। थोड़ा सा मैं स्टेप स्किप कर दे रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि ये इंटीग्रेशन का आपको काम है नहीं। ठीक है, Yes, sir. तो इंटीग्रेशन का आपको काम नहीं है, बट ठीक है, आप देख ले रहे हो कैसे आ रहा है, और जस्ट दो लाइन का ही चीज है तो लिख ही देते हैं। हम्म, तो
यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी माइनस क्यू बाई सी इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर माइनस टी बाई आर सी. So this will be Q is equal to CE 1 minus e raised to the power minus t by s. ये याद रखना है, ये मस्ट है. अच्छा, ये वाला पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था? याद कैसे होगा? बहुत आसान है. ये पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? नहीं। हाँ, आपने ही मना किया था पढ़ाने से. और सिलेबस लिखा नहीं हुआ, मैंने भी मना थोड़ी करा था. क्या? सिलेबस में लिखा ही नहीं हुआ, मैं अपनी मन से थोड़ी मना करा था. लेकिन क्वेश्चन आ गया था, और बोर्ड्स में तो है, ये तो बोर्ड में तो खूब आता है, और नीट में भी तो आपको दिखाया था कि आया था क्वेश्चन, अभी हाल फिलहाल में दिखाया था. हम्म. हम्म. ये जो हुआ था रीनीट वाला, जो ये जो हुआ था कुछ बच्चों का, उसी में तो आया था. पहले यस सर. छोड़ ही दो. और इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, नहीं आने का सवाल ही नहीं है. अरे कहीं भी एक रेसिस्टर एक कैपेसिटर एक साथ डाल दिया, हो गया आरसी. अलग से आरसी बोलने का थोड़ी जरूरत है, एक रेसिस्टर और कैपेसिटर को साथ में कर दो, आरसी हो गया. ठीक है. हम्म. हम्म. तो ये कैसे याद होगा, ये भी आपको बता दूंगा, बहुत इजीली याद हो जाएगा. ठीक है, बहुत आसानी से याद हो जाएगा. बताते हैं कैसे. तो ये एक्सप्रेशन है, ये बता रहा है कि क्यू जो है वो टाइम के साथ कैसे वेरी करेगा. अभी देखिए यहाँ पे अगर t इक्वल टू 0 डालेंगे तो क्यू की वैल्यू आ जाएगी सी 1 माइनस ई रेज टू द पावर, टाइम 0 हो गया तो ये ई टू द पावर 0 1 होता है, ये 0 हो गया, क्यू हो गया 0. अगर टाइम टेंड्स टू इंफिनिटी होगा तो क्यू का वैल्यू हो जाएगा सी 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस इंफिनिटी. वो ई रेज टू द पावर माइनस इंफिनिटी का मतलब हो गया, ई टू द पावर माइनस इंफिनिटी का मतलब हो गया 1 बाई ई टू द पावर इंफिनिटी. तो ये हो गया 1 बाई इंफिनिटी, तो ये वाला टर्म हो गया 0. तो ये जो टर्म है ये क्या हो जाएगा 0. तो ये क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू सी. सी. Q इक्वल टू हो गया सी. अच्छा, मतलब टाइम जब 0 है तो चार्ज 0 है, और जब टाइम इंफिनिटी पे पहुंच गया, मतलब आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट्स विल बी सी. हम्म. तो इसका ग्राफ कैसा होगा? ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट. देखो, दो ग्राफ फिजिक्स में आता है, आप देख लीजिए. एक ग्राफ है 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स का वर्सेस एक्स. इसका ग्राफ ऐसा होता है. इसका ग्राफ जो होता है वैसा होता है, मतलब 0 से स्टार्ट होगा, और ये आपका जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है ये फंक्शन की वैल्यू बढ़ती जा रही है, और जब एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी होगा तब इसका वैल्यू जो है वो जाके 1 को अप्रोच करेगा ऑलमोस्ट. बाद में ऐसे पैरेलल हो जाएगा बिल्कुल, आफ्टर इनफाइनाइट टाइम इसका वैल्यू 1 होगा, फिर पैरेलल हो गया बिल्कुल. तो एक ग्राफ ये वाली है, और एक ग्राफ होता है ई टू द पावर माइनस एक्स का. एक ग्राफ होता है ई टू द पावर माइनस एक्स का. ई टू द पावर माइनस एक्स का जो ग्राफ होता है, चुनमुन अगर आप भूल जाते हो ना हम्म. तो इतना दुख होगा कि आपने सारा पढ़ाया लिखाया हुआ चीज सब आपने जो है सारा गुड़ को गोबर कर दिया.
क्योंकि आपको सब कुछ बताया, डिटेल में पढ़ा है। किस लिए भाई? इसलिए कि एग्जाम आप दो तो आपको चीजें बहुत आसान लगे लगे, अरे सब कितना आसान है, सब आता रहे। और मुझे बहुत महीनों के बाद पता चला कि आप तो नोट्स का ही जो है वो, ना तो आप नोट्स का ही कुछ ये रखते हो, ना ही नोट्स को रिवाइज करते हो। तो ये एक कहावत है ना कि सारा गुड़ को गोबर कर देना। गुड़ को गोबर में मिला दो, क्या टेस्ट रह जाएगा फिर वो भी गोबर ही है। तो हमारे पास फिर गुड़ है, हमारे किसके पास गुड़ है किसके पास गोबर है, फिर क्या फायदा, फिर तो सब एक ही हो गया। तो अगर आप आगे से, अगर आप नहीं ऐसा करते हो कि नोट्स को तो भाई एकदम बार बार रिवाइज करना है, नोट्स को एकदम रटा हुआ रह जाना है। आपको लिखना चाहिए, रिकमेंडेड है, बट स्टिल अगर आप नहीं भी लिखते हो, मैं मान भी लूं कि नहीं लिखते हो, बट आप अगर पीडीएफ कोई बढ़िया से हर एक पीडीएफ को स्टोर करके रखते हो और उसको हमेशा रिवाइज करते रहते हो, तो भी हो गया ना। तो ना तो आप लिख रहे हो, ना आप नोट्स रिवाइज कर रहे हो, तो क्या फायदा हुआ फिर तो हमारा एकदम मन ही टूट गया। तो सारा चीज आपको डिटेल में बता के समझा के देते हैं कि इतना आप कर लोगे तो आपको चीजें बहुत आसान लगेंगी। पर आप हैं कि सारा चीज करके आप छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है आप करते नहीं है, करते हैं, और उसके बाद उसको रिटेन नहीं कर रहे हैं। रिटेन नहीं करेंगे, रिवाइज नहीं करेंगे, तो वो ना करने के ही बराबर है। तो रिटेन नहीं किए उससे बढ़िया है कि नहीं किए, क्योंकि फिर कोई फायदा ही नहीं होगा। तो e⁻⁻x का ग्राफ होता है ऐसा, e⁻⁻x का ग्राफ ऐसा होता है। ये दो आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, जो आरसी और एलआर में इसी टाइप का ग्राफ होता है। e⁻⁻x का ग्राफ क्या होता है? जब x की वैल्यू 0 होगी तो इसकी वैल्यू 1 होगी। तो ये 1 से स्टार्ट होता है और ये घटते घटते, जब x टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा तो ये घटते घटते 0 हो जाएगा। सुन रहे हैं ना? यस सर। अब यहाँ पे ये जो ग्राफ है, ये अगर मैं क्यू वर्सेस टाइम ग्राफ की बात करूं, तो ये जो है दिस इज सम कांस्टेंट इनटू 1 - e⁻, इधर टी का टर्म आ रहा है, मतलब ये 1 - e⁻⁻x वाला जैसा ग्राफ होता था वैसा होगा। इसकी जो ग्राफ होगी वो इस टाइप की होगी, 1 - e⁻⁻x वाली जो ग्राफ है ऐसे। तो इसका जो ग्राफ होगा क्यू वर्सेस टाइम का, ये कुछ इस टाइप का होगा, इस टाइप का होगा क्यू वर्सेस टाइम। ये देखो स्टार्ट किया 0 से, t=0 पे 4 जीरो था, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है क्यू बढ़ता जा रहा है, और बढ़ते 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 इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी ये होगा सी। तो ये मैक्सिमम सी तक जा सकता है, इसका वैल्यू चार्ज, मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट्स विल बी सी। ये 0 से स्टार्ट किया, बढ़ते 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 ये गया। ठीक है। हम्म। अब यहाँ पे ये इसका मैक्सिमम चार्ज है, मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट्स विल बी सी। यहाँ पे हम लोग एक टर्म डिफाइन करते हैं, टाइम कांस्टेंट। क्या डिफाइन करते हैं? टाइम कांस्टेंट। हाँ, ये टाइम कांस्टेंट बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है। कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट की बात कर रहे हैं, टाइम कांस्टेंट को टाउ से डिनोट करते हैं, सिंबल को टाउ बोलते हैं। अगर कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट की बात होगी तो हम लोग यहाँ पे सफिक्स सी लगा देते हैं। अभी आप आगे एलआर सर्किट पढ़ेंगे, उसमें भी सब कुछ वैसा ही आएगा, उसमें भी सारे रिजल्ट्स ऐसे ही आएंगे एलआर सर्किट में, ग्राफ भी सब ऐसे ही आएंगे।
और वहां पे भी टाइम कांस्टेंट आएगा, वहां यही कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट है, वो इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट आएगा, वहां पे सफिक्स एल लगा देंगे। अच्छा, अब ये क्या है भाई टाइम कांस्टेंट? ये है द टाइम एट विच पावर ऑफ ई बिकम्स -1। ई का पावर कितना बन जाए? -1। -1। तो यहाँ पे Q इज इक्वल टू कितना था? C1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस टी बाई आर। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाली जो एग्जाम है ये अच्छा जाना ही चाहिए। इसमें हम कोई इफ एंड बट नहीं सुनना चाहते हैं। आपको कोई दिक्कत होता है आप डाउट पूछिए, फोन कीजिए, पर वो बढ़िया से रिवाइज करके याद करके वो बढ़िया ही करना है उसमें। ठीक है। हाँ, तो Q इज इक्वल टू C1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस टी बाई आर। अभी E का पावर -1 कब होगा? E का पावर -1 तब होगा जब T की वैल्यू RC हो जाए, है ना? यस सर। E का पावर -1 कब होगा? जब टाइम का वैल्यू क्या हो जाए? RC। RC। तो कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट होता है RC। कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट होता है RC। ठीक है। और तो सबसे पहले तो आप ये मन में बैठा लें कि RC है, और RC इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपका नीट में भी घुसा ही देगा क्वेश्चन। तो पहले तो ये होल हार्टेडली ये मन में RC को एक्सेप्ट कर लें कि हमें RC बढ़िया से करना है, समझना है। तो देखिए, तो टाउ सी का वैल्यू कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट कितना हुआ? RC। ठीक है। क्या? जब टाइम का वैल्यू 1 टाइम कांस्टेंट होगा एट टी इक्वल टू टाउ सी, तो देखते हैं Q की वैल्यू कितनी होगी। Q की वैल्यू होगी C1 माइनस ई रेज टू पावर -1। T का पावर -1 हो गया। अब यहाँ पे दो वैल्यू फिर से आपको याद करना है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ई टू द पावर -1 का वैल्यू होता है 0.37, एंड देयरफॉर 1 माइनस ई टू द पावर माइनस ई का वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस 0.37, विच इज 0.63। अच्छा, तो देयरफॉर टी इक्वल टू टाउ सी पे जो चार्ज हो जाएगा वो हो जाएगा CE1 माइनस 0.37 विच इज 0.63। तो यहाँ पे लिख ही दिया। सो Q विल बी इक्वल टू 0.63 CE। ओके, सो हियर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट कि आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट, ठीक है, आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट चार्ज ऑन कैपेसिटर प्लेट्स, charge on capacitor plates will reach 63% of its maximum value। ठीक है। एक टाइम कांस्टेंट के बाद कैपेसिटर प्लेट्स पे चार्ज, ये देखो Q इज इक्वल टू कितना हो गया आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट चार्ज ऑन कैपेसिटर प्लेट्स कितना हो गया 0.63 C क्या है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज। तो चार्ज जो मैक्सिमम हो सकता है वो है C, और एक टाइम कांस्टेंट पे चार्ज हो रहा है 0.63 C। दैट मींस आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट चार्ज ऑन कैपेसिटर प्लेट्स विल रीच 63% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। आ रही है बात समझ में? जी सर। हम्म, एक टाइम कांस्टेंट में ही 63% जो है कैपेसिटर चार्ज हो गया, मैक्सिमम वैल्यू के 63% तक पहुंच गया। 7 से 8 टाइम कांस्टेंट में ऑलमोस्ट जो है वो कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा, ऑलमोस्ट। ऐसे तो मैथमेटिकली तो इनफाइनाइट टाइम पे उसकी वैल्यू C होनी चाहिए,
बट प्रैक्टिकली 7 से 8 टाइम कांस्टेंट में चार्ज की वैल्यू ऑलमोस्ट सी हो जाएगा। तो ये लिखेंगे हम लोग आफ्टर नियरली 7 to 8 टाइम कांस्टेंट्स capacitor will get fully charged। कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया आफ्टर 7 to 8 टाइम कांस्टेंट्स। तो इसके बाद तो Q का वैल्यू चेंज नहीं होगा ना। Q का वैल्यू ऑलमोस्ट क्या हो गया, कांस्टेंट। यस सर। तो Q का वैल्यू कांस्टेंट हो गया है, मतलब करंट का फ्लो जीरो हो गया। आई होता है ना dq by dt, बट Q कांस्टेंट हो गया तो करंट जीरो हो गया। आफ्टर नियरली 7 to 8 टाइम कांस्टेंट्स कैपेसिटर विल गेट फुल्ली चार्ज and therefore current will be zero। This state is called as steady state। This state is called स्टेडी स्टेट। steady state। तो steady state कितने देर के बाद एक्वायर हो जाएगा? 7 to 8 टाइम कॉन्स्टेंट्स। Yes, 8 time constants। 7 to 8 टाइम कांस्टेंट्स, ठीक है। 7 से 8 टाइम कांस्टेंट के बाद कैपेसिटर जो है, एक सेकंड तो दूसरे पेज पे ही कर देता हूँ। 7 से 8 टाइम कांस्टेंट के बाद कैपेसिटर विल गेट ऑलमोस्ट फुल्ली चार्ज। ये ग्राफ जो है कुछ ऐसा हो गया। अच्छा, तो ये देखिए एक टाइम कांस्टेंट पे, एक टाइम कांस्टेंट पे कैपेसिटर प्लेट्स पे जो चार्ज हो जाएगा ना, वो हो जाएगा कितना, 63% ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू। क्यू मैक्स का, क्यू मैक्स कितना है, मैक्सिमम चार्ज होगा सी। और एक टाइम कांस्टेंट में कैपेसिटर पे चार्ज कितना हो जाएगा, 63% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। 7 से 8 टाइम कांस्टेंट के बाद कैपेसिटर पे चार्ज ऑलमोस्ट क्यू मैक्स होगा, विच इज सी। तो उस स्टेट को 7-8 टाइम कांस्टेंट के बाद जो स्टेट होगा उसको हम लोग बोलेंगे स्टेडी स्टेट। और अभी जो स्टेट, उसके पहले जो स्टेट होगा उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिएंट स्टेट। ट्रांजिएंट मतलब सब कुछ चेंज हो रहा है, स्टेडी मतलब स्टेडी हो गया, कुछ चेंज नहीं हो रहा है। और स्टार्टिंग वाले स्टेट को क्या बोलेंगे, हेलो, यस सर। ट्रांजिएंट स्टेट। आई बात समझ में। अब एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, अच्छा पहले करंट भी देख ही लेते हैं, आगे बढ़े। यस सर। तो देखो, अब सिंस करंट इज dq by dt, तो आप Q का वैल्यू यहाँ पे डाल दीजिए। Q का वैल्यू कितना है, CE 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस टी बाई आर। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, CE जो है वो बाहर आ गया, चार्ज को डिफरेंशिएट ही करेंगे तो करंट मिल जाएगा ना, है कि नहीं। 1 का डिफरेंशिएशन हो गया 0, ये आपका हो जाएगा सी, सी कट गया। सो आई की जो वैल्यू है, करंट की जो वैल्यू है, ये आपका आ जाएगा ई बाई आर, ई रेज टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। ठीक है, यस सर।
करंट का वैल्यू ये आया, करंट का वैल्यू ये है। अभी अभी आपको बताया था कि e⁻⁻x का ग्राफ ऐसा होता है ना? अभी ऊपर में बनाए थे ना दो ग्राफ, है ना चुनमुन? हम्म। तो इसीलिए करंट वर्सेस टाइम का जो ग्राफ होगा ये कुछ इस टाइप का होगा। करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ कुछ इसका इस टाइप का। इनिशियली t = 0 पे करंट जो है वो है मैक्सिमम, इसका वैल्यू है e/r। e⁻⁻x का ग्राफ इसी टाइप का होता है, तो e⁻⁻x। तो ये तो वैसा ही है, मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में देखें तो ये वैसा ही है। तो t = 0 पे करंट होगा मैक्सिमम, और धीरे धीरे देखो कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया था, स्टेडी स्टेट आ गया था, करंट क्यू का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा था, तो उसमें करंट क्या हो जाएगा, 0। तो धीरे धीरे करंट 0 हो गया। ठीक है। हम्म। हेलो। यस सर, सुन रही हूँ। और एक टाइम कांस्टेंट में करंट कितना होगा एट t = τc? जो करंट होगा वो होगा e/r, ई का पावर करंट के, सॉरी टाइम के जगह एक टाइम कांस्टेंट कब होता है, जब ई का पावर क्या हो जाएगा, -1 हम्म। का पावर -1। तो ई का पावर -1 अभी अभी वैल्यू बताया कि इसका वैल्यू इंपॉर्टेंट होता है, विच इज 0.37। दिस इज 0.37 ऑफ e/r। सो at one time constant current will reach 37% of its maximum value. So after one time constant current will reach 37% of its maximum value. एक टाइम कांस्टेंट में करंट जो है ये आपका 37% ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाएगा। ठीक है। जी सर। अच्छा, और 7 से 8 टाइम कांस्टेंट में स्टेडी स्टेट एक्वायर हो जाएगा, स्टेडी स्टेट में करंट जो है वो 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दो तीन इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला, स्टेडी स्टेट में करंट क्या हो गया, 0। हम्म। स्टेडी स्टेट का मतलब ये है ना कि कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। हेलो चुनमुन, जी सर। कहाँ गायब हो रहे हैं आप बीच में? यही तो। कुछ बोल नहीं रहा। स्टेडी स्टेट का मतलब क्या हो गया? करंट 0। हाँ, सब कुछ स्टेडी हो गया, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, चार्ज भी चेंज नहीं हो रहा है, दैट मीन्स करंट 0 हो गया। तो कैपेसिटर से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो कैन वी से कि कैपेसिटर इज बिहेविंग एज ओपन सर्किट? यस सर। ओपन सर्किट मतलब टूटा हुआ सर्किट जिसे करंट फ्लो हम्म। नहीं हो रहा है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। क्वेश्चन आपको अभी जो रिजल्ट लिखा रहा हूं इसी से आएगा। क्या होगा केस में, सीबीएसई एनसीईआरटी जो सीबीएसई एग्जाम है उसमें तो ये सब डिराइव करने आ सकता है, उसके लिए तो सब इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन की बात करें तो ये जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स लिखवा रहा हूँ, ये जो ब्लॉक बना के घेरा है, स्टार मार्क लगाया है, तो फॉर्मूला हम्म। क्यू वाला, आई वाला, ठीक है, टाउसी का वैल्यू, वो सब। और ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है कि इन स्टेडी स्टेट कैपेसिटर विल बिहेव एज ओपन सर्किट, विल बिहेव एज ओपन सर्किट। ठीक है। हम्म। स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर विल बिहेव एज ओपन सर्किट। ओके। इन स्टेडी स्टेट कैपेसिटर विल बिहेव एज ओपन सर्किट। नेक्स्ट जो है
वो है कि टी इक्वल टू जीरो पे, टी इक्वल टू जीरो पे अगर हम बात करें, तो अगर कैपेसिटर अनचार्ज था तो उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? जीरो हो जाएगा। अगर टी इक्वल टू जीरो पे अगर कैपेसिटर अनचार्ज है तो कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? क्यू बाई सी होता है ना। यस सर। तो अगर क्यू जीरो तो वीसी भी जीरो, हम्म। तो कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा, मतलब शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो ये लिख लेते हैं हम लोग। हालांकि ये स्पेशल केस है, स्पेशल केस मतलब मैं बोल रहा हूँ कि कैपेसिटर अनचार्ज होगा तो, बट ज्यादातर केसेस में यही क्वेश्चन, ज्यादातर केसेस में यही पूछा जाता है, तो इसीलिए मैं इसको अलग से पॉइंट बना के लिख दे रहा हूँ कि एट टी इक्वल टू जीरो if capacitor is uncharged, it will behave as short circuit। कैसे बिहेव करेगा? शॉर्ट सर्किट। ठीक है। ओके, तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज है चुनमुन। स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर इज बिहेविंग एज ओपन सर्किट, और टी इक्वल टू जीरो पे अगर कैपेसिटर अनचार्ज है तो इट इज बिहेविंग एज शॉर्ट सर्किट। ठीक है। जी सर। और अगर कैपेसिटर चार्ज है तो क्या? तो ओपन सर्किट नहीं है। तो क्या है? फिर कैसे निकालेंगे उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस? V is equal to Q by C से। हाँ, वीसी इज इक्वल टू क्यू बाई सी से, तो उससे आप जो है वो काम कर दोगे। तो ये भी लिख लो आप कि इफ कैपेसिटर इज चार्ज, अगर मान लो किसी मोमेंट पे दे दिया है कि हाँ भाई कैपेसिटर चार्ज है और इस इंस्टेंट पे बताओ कितना करंट फ्लो हो रहा होगा, तो आप सिंपली कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्यू बाई सी जो है वो ले करके और बता देंगे। जो केवीएल लेना होगा केवीएल ले लेंगे। So if capacitor is charged, potential difference across it will be Q by C। ठीक है, हम्म। Q by C। अब देखिए यहाँ पे आपने देखा कि इतना सारा रिजल्ट है, याद कैसे रखेंगे? तो बहुत आसान है रिजल्ट। आप देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, जो सिचुएशन हुआ उसको एक बार हम लोग एनालाइज करते हैं कि हुआ क्या। ये यही फिगर था ना अपना। यस सर। तो T इक्वल टू जीरो पे कैपेसिटर क्या था? अनचार्ज था। कैपेसिटर अनचार्ज था तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया? जीरो। जीरो हो गया। मतलब ये क्या हो गया? शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव किया। हम्म। तो टी इक्वल टू जीरो पे ये कैसे बिहेव किया? एज ए शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट बिहेव की तरह बिहेव किया तो सर्किट ऐसा हो गया। तो इसमें करंट कितना होना चाहिए? करंट होना चाहिए ई बाई आर। करंट कितना हो जाना चाहिए? E by R। तो इसीलिए टी इक्वल टू जीरो पे करंट की वैल्यू जो थी वो ई बाई आर थी। आप अगर देखेंगे ग्राफ या फॉर्मूला, तो टी इक्वल टू जीरो पे करंट कितना था? ई बाई आर। आ रही है बात समझ में? यस सर। अच्छा, और इनफाइनाइट टाइम पे, ठीक है, ये तो पहला हो गया टी इक्वल टू जीरो। अगर मैं स्टेडी स्टेट की बात करूं, अगर मैं बात करूं स्टेडी स्टेट का, स्टेडी स्टेट का अगर हम बात करें तो तो कैपेसिटर तो ओपन सर करंट नहीं फ्लो कर रहा है ना, कैपेसिटर तो कैसे बिहेव कर रहा है? एज ए ओपन सर्किट। सर्किट। कैसे बिहेव कर रहा है? ओपन सर्किट। हाँ, बहुत बढ़िया। तो कैपेसिटर एज एन ओपन सर्किट बिहेव कर रहा है, और उस पे चार्ज कितना आ गया था? चार्ज आ गया था, आप देखोगे मैक्सिमम चार्ज सी आया था। क्या था? E। हाँ,
तो ये बताओ, तो कैपेसिटर के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस रहा होगा? क्यू बाई सी होता है ना। वन तो सी बाई सी क्या हो गया? ई। सी बाई सी क्या हो गया सुनमन? सी बाई सी, हाँ ई हो गया। तो ई हो गया, मतलब कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया? ई हो गया। तो हम्म ये भी एक बैटरी के जैसा ही बिहेव कर रहा है, जिसका भी पोलरिटी ई ही है और अपोजिट डायरेक्शन से लगा है। ये इधर से लगा है और ये समझो ये किधर से लगा है। तो ये भी एक बैटरी जैसा ही बिहेव कर रहा है। इसके क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही है जितना इस बैटरी का है, और अपोज कर रहा है। तो इसीलिए करंट क्या हो गया सर्किट में? जीरो। हम्म सर्किट में करंट कितना हो गया? जीरो। तो अगर सर्किट में करंट जीरो हो गया तो रेसिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? जीरो। हाँ या जीरो। तो रेसिस्टर इस केस में स्टेडी स्टेट में रेसिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया, तो यहाँ पे रेसिस्टर इज बिहेविंग एज शॉर्ट सर्किट। ठीक है। कौन सा रेसिस्टर? जो कैपेसिटर के साथ डायरेक्टली लगा है। तो यहाँ पे जो रेसिस्टर है वो शॉर्ट सर्किट जैसा हो गया। आई बात समझ में? जी सर। तो ये रेसिस्टर जो है वो शॉर्ट सर्किट जैसा हो गया। ठीक है। और इसीलिए देखो, आप यहां से भी निकाल सकते हो कि रेसिस्टर अगर शॉर्ट सर्किट हो गया, ये कैपेसिटर है, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ई हो गया। तो इस पे चार्ज कितना आ जाएगा? सीई। इस पे चार्ज कितना हो जाएगा? सीई। सी। ठीक है। हम्म स्टेडी स्टेट में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। आप ये कह सकते हो कि दिस कैपेसिटर इज बिहेविंग एज ओपन सर्किट। आप इसको ऐसे भी बना सकते हो कि कैपेसिटर ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है, कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। आई बात समझ में? जी सर। अच्छा। तो अभी आप इस एक्सप्रेशन को फिर से देखो, और देखो कि अभी याद रखना आसान है क्या? इसमें कौन कौन से टर्म्स क्या क्या हैं? पहला टर्म सी क्या है? पहला टर्म सी क्या है? मैक्सिमम चार्ज। हम्म अगर रेसिस्टर नहीं होता, अगर मान लो रेसिस्टर नहीं होता, तो कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट करते, ई वोल्ट के बैटरी से, कितना चार्ज आता है उसके? सी ई हम्म। सी या? सी। हाँ। हम लोग ये देख रहे थे। हम्म देखिए बढ़िया से यहाँ पे समझिए, ठीक है, कि ये आरसी सर्किट में, मतलब देखो, समझना बहुत आसान है। आपको अभी लाइक एक ओवरव्यू दे रहा हूं। अगर मान लीजिए एक कैपेसिटर होता सिर्फ, और एक बैटरी होता, ठीक है, हम्म बहुत आसान है समझना। तो देखिए, तो यहां पे क्या है कि अगर रेसिस्टर नहीं होता, सिर्फ मान लीजिए कैपेसिटर होता और एक बैटरी होता, तो कैपेसिटर पे कितना चार्ज आ जाता? सी सी। आता। सी आता ना। हाँ। अच्छा। अभी रेसिस्टर होने से भी, रेसिस्टर होने से भी जो फाइनल चार्ज आ रहा है कैपेसिटर पे, वो कितना आ रहा है? सीई। सीई ही आ रहा है। तो ये बताइए कि रेसिस्टर के रहने से कैपेसिटर पे फाइनल चार्ज कितना आया, उस पे कोई इफेक्ट पड़ा? नो सर। कैपेसिटर पे फाइनल चार्ज क्या होगा? फाइनली कैपेसिटर पे कितना चार्ज हो गया? रेसिस्टर के आने से इस पे कोई फर्क नहीं आया। नहीं पड़ा, है ना। बस ये हम्म फर्क इतना है कि अगर रेसिस्टर नहीं होता, तो ये कैपेसिटर पे चार्ज जो है वो तुरंत आ जाता है, इंस्टेंटेनियसली। जैसे ही आपने स्विच दिया, कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया, सी। ठीक है। हम्म आइडियली अगर बात करें तो लाइक माइक्रो सेकंड्स, नैनो सेकंड्स के ऑर्डर में, उतना कम टाइम पे आइडियली अगर बात करें तो। रेसिस्टर जो है वो क्या कर रहा है? रेसिस्टर बीच में जो है टांग अड़ा रहा है, अड़ंगा लगा रहा है, रोक रहा है। तो रेसिस्टर जो है वो कैपेसिटर को तुरंत चार्ज नहीं होने दे रहा है।
टाइम लैग करा रहा है, देरी लग रहा है। और कितना देरी लग रहा है फुल्ली चार्ज होने में, कितना देरी लगता है? 7 से 8 टाइम कांस्टेंट। हम्म। और टाउसी का वैल्यू कितना था? आरसी, है ना। मान लो 8 टाइम कांस्टेंट माने हैं, तो फुल्ली चार्ज होने में उसको टाइम लग रहा है 8 टाउसी, विच इज 8 आरसी। टाइम लग रहा है। रेसिस्टेंस का वैल्यू जितना ही ज्यादा होगा, टाइम कांस्टेंट उतना ही। कम होगा। अरे यार, टाइम कांस्टेंट तो आरसी है। ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। रेसिस्टेंस की वैल्यू जितना ही ज्यादा होगी, टाइम कांस्टेंट उतना ही ज्यादा होगा। हाँ, सॉरी सॉरी। रेसिस्टेंस का वैल्यू जितना ज्यादा होगा, टाइम कांस्टेंट उतना ही ज्यादा होगा। ज्यादा। और टाइम कांस्टेंट ज्यादा होगा तो 7 8 टाइम कांस्टेंट का भी टाइम ज्यादा लगेगा, मतलब फुल्ली चार्ज होने में इसको ज्यादा टाइम लगेगा। तो रेसिस्टेंस की वैल्यू जितना ही ज्यादा होगी, कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज होने में उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा। तो रेसिस्टर जो है वो बस टाइम लैग करा रहा है। मतलब फाइनली तो वही होना है, फाइनली वो कैपेसिटर के इरादों को वो डिगा नहीं सकता है। कैपेसिटर तो फुल्ली चार्ज होके रहेगा। कैपेसिटर पे फुल्ली चार्ज उतना ही आएगा सी। बस रेसिस्टर क्या कर रहा है? रेसिस्टर जो है वो, जो सरकारी दफ्तर में होते हैं ना कलर की रानी, है ना, तो क्या हम्म। करते हैं, वो फाइल आता है तो फाइल दबा के रख लेते हैं अपने पास। अब उनको जो है खिलाओ कुछ 500 1000 जो भी है, 2000 जो भी उनका बनता है उनका खिलाओ, तो फाइल आगे बढ़ेगी। सॉरी। है ना, तो फाइल आगे बढ़ेगी। बट वो, अगर मान लो कि सब कुछ जेन्युइन है, तो उसमें तो उसको रोक नहीं लगा सकता है ना। बस ये कर सकता है कि फाइल दबा के रख सकता है अपने पास। तो रेसिस्टर वही काम कर रहा है, फाइल दबा के रख ले रहा है। कैपेसिटर पे फाइनली तो उतना ही चार्ज आना है, लेकिन रेसिस्टर जो है वो थोड़ा टाइम लगा देगा ज्यादा उसको फुल्ली चार्ज होने में। आ रही है बात समझ में? यस सर। ठीक है। हम्म। अच्छा, तो रेसिस्टर जो है वो फुल्ली चार्ज होने में उसको टाइम लगा देगा। ओके ओके ओके। तो अभी आपको फिर याद रखने में थोड़ा आसानी हो गया होगा। मतलब Q का वैल्यू कितना आ रहा था, इधर फुल्ली चार्ज लिखेंगे C, और Q में ग्राफ कैसा था, 1 - e⁻⁻x का। तो -x की जगह ये आ जाएगा -t टाइम कांस्टेंट विच इज RC। ठीक है, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि Q इज इक्वल टू क्यू मैक्स इंटू 1 - e⁻ t/-t/τc। ठीक है। यस सर। वेयर क्यू मैक्स की वैल्यू कितनी है, C, और टाउ सी का हम्म। वैल्यू कितना है? आई सी। आई बात समझ में? यस सर। अच्छा, क्या हुआ चुनमुन, आप आज पूरा फुल्ली एनर्जाइज नहीं लग रहे हैं? रात में फिर से आज लेट कर दिए थे क्या सोने में? नहीं, वो नहीं है। मेरे को नींद आ गई थी, बहुत स्ट्रॉन्ग नींद आई थी। 4 बजे सोई थी मैं। 4 बजे? हम्म। तो कल ही तो आपको समझाया कि टाइम से सो जाया करो, तो फिर 4 बजे क्यों सोए? अभी आज क्लासेस भी जाना होगा ना? हम्म। क्लासेस से कितने बजे जाते हैं अभी? क्लास के बाद, मतलब मेरे क्लास के बाद निकल जाएंगे अभी, राइट? हाँ। और लौटेंगे कब? 4 o'clock। 4 o'clock। तो 4 o'clock घर पहुंचते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद 1 घंटा सो जाते हो। ठीक है, उसके बाद सो गए 1 घंटा। ठीक। फिर उसके बाद मेरी केमिस्ट्री की क्लास होती है 2-3 घंटा। उसके बाद फिर केमिस्ट्री की क्लास होती है 2 3 घंटा। क्या चल रहा है उसमें अभी? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक चल रहा है। तो उसकी टाइमिंग नियरली कितने से रहती है? अप्रोक्सीमेटली 6 to 9 ऐसा कुछ रहता होगा ना? 6 to 9, 7 to 10। अच्छा, तो अगर मान लो 7 बजे से है, तो अच्छा, आप सोते हैं कितना, 4 से 5 सो गए? 5 या फिर कभी कभार 6 भी हो जाता है, अगर बहुत हाँ ज्यादा ठीक नहीं है। आ रही है। हाँ हाँ।
तो 4 से 5, 5 से 6, ऐसा कुछ। अच्छा, फिर 7 से 10 क्लास हो गया। फिर उसके बाद डिनर करते होंगे। हम्म। फिर उसके बाद उसके बाद 11 o'clock या 11:30 में पढ़ना शुरू करते हो। क्यों इतना लेट क्यों? सर क्योंकि डिनर में टाइम लगता है, फिर फ्रूट्स खाती हूँ, उसके बाद आइसक्रीम लेने जाती हूँ रोज। अच्छा, तो 11 बजे से पढ़ने बैठते हैं। 11 बजे से फिर जब तक है जान, है ना? अच्छा। वो तब तक रहता है जब तक मम्मी फोन करके डांटती नहीं है कि अब सो जा। अच्छा, और आकाश वाला क्लास कितने से कितने चलता है फिर? आकाश की क्लास 11:30 से 4। 11:30 से 4। अच्छा, 4 बजे खत्म होता है तो घर आने में भी तो टाइम लग जाता होगा ना? 5-10 मिनट। 5-10 मिनट ही लगते हैं? हम्म। ओके। घूम के आ गया घंटा है ठीक है, ठीक। पानियों में, नहरों में, नहीं झीलों में। तो हेलो। हेलो। हेलो हेलो। जी। आज तक हमारे लाई की तरफ से एक पॉइंट नहीं निकला कि किसी का पैसा माने। ठीक है भाई, तुम सर्विस दीजिए, तुम्हारी क्या काम याद है, तुम काम दे। आवाज क्लियरली नहीं आ रही है आपकी। हेलो। 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 हम्म। बीच में क्या हो गया था? क्रॉस टॉक हो गया था, कुछ आवाज ही नहीं आ रहा था, कुछ और ही आ रहा था। सर पता नहीं, मुझे आपकी आवाज ही नहीं आ रही थी। और मुझे जो है वो दूसरों की आवाज आ रही थी। मतलब वो जैसे फोन वोन में नहीं होता है, कभी क्रॉस टॉक हो जाता है, कहीं और लग गया। अभी आवाज आ हाँ। रही है? हाँ। बीच में क्रॉस टॉक हो गया था। ठीक है। हम्म। हाँ, तो देखिए, तो ठीक है। सो ये है कि आपने देख लिया वैल्यू। तो बेसिकली पता चल रहा है ना कि आरसी सर्किट में क्या हो रहा है। सर इसके अंदर हर बार जरूरी है कि कैपेसिटर और वो बैटरी सब सीरीज में लगा होगा। हाँ, ये जो रिजल्ट्स आप पढ़ रहे हैं, जो रिजल्ट आपने पढ़ा, तो दैट इज वैलिड फॉर दोज दैट इज वैलिड फॉर दोज सर्किट जो कि सिंपल ऐसे सीरीज में लगे हुआ है। कुछ दूसरे क्वेश्चंस भी रहेंगे, अभी मैं बताता हूँ उसको कैसे करना है। बट फिलहाल जो है वो हम लोग सिक्वेंशियली जाते हैं। ठीक है, तो सिक्वेंशियली जाते हैं। अभी देखो, एक चीज और है। अगर आपसे पूछेगा, एक चीज और है, अगर आपसे पूछेगा कि इसका ग्राफ कैसा है, रेसिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज है उसका ग्राफ कैसा है टाइम के साथ, मतलब ये वी मेरा आर। नाम हर्ष। हेलो। यस सर।
हाँ, तो देखिए वी आर का वैल्यू अगर आपसे पूछेगा कि वी आर का वैल्यू क्या है, तो वी आर रेसिस्टर के क्रॉस वोल्टेज क्या होता है, आई आर। आई अब आर। आई का तो वैल्यू पता चल गया ना आपको, हम्म। तो दिस इनटू आर, तो क्या हो गया, आर आर कट गया, टी ई पी माइनस आर सी। तो वी आर जो है क्या हो गया, ई रेज टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। अच्छा, और अगर मैं बोलूं कि कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज कितना है, क्यू वो बाई है क्यू बाई सी, तो क्यू का वैल्यू आपको पता है, टी वन माइनस टी माइनस टू तो ये हो गया ई वन माइनस ई रेज रेज टू टू द द पावर पावर माइनस माइनस टी बाई आर सी। ठीक है, तो अब देखो दोनों को अगर जोड़ दो, तो आप वी आर प्लस वी सी इन दोनों को जोड़ेंगे ना, हम्म। ये वाला जो टर्म है ना ई रेज टू द पावर, ये वाला ये कट जाएगा और रह जाएगा बस ई। और ई रह ये जाएगा। हाँ, ये केवीएल से भी आ रहा है, वी आर प्लस वी सी कितने के इक्वल होना चाहिए केवीएल से, ई के ई। इक्वल होना चाहिए। तो अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे, तो मैंने अभी अभी बताया था कि दो ही ग्राफ, मतलब दो ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पे, एक ई टू द पावर माइनस एक्स का और एक ई टू द पावर वन माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स का। तो देखो जो वी आर की ग्राफ है, ये ई टू द पावर माइनस एक्स जैसी है, मतलब करंट जैसी है। तो वी आर की ग्राफ कैसी है, ऐसी, हम्म। वी आर की ग्राफ ऐसी है, सब टाइम के साथ ही घटते जा रहा है, और मैक्सिमम वैल्यू इसकी थी ई। ठीक है, ये वी आर का ग्राफ, वी आर। और जो वीसी का ग्राफ है वो इस टाइप का है, जैसा चार्ज का ग्राफ होता था, देख रहे हो। यस सर। तो ये कैसा है, ये वीसी का ग्राफ है। तो स्टार्टिंग में क्या था, करंट मैक्सिमम था, तो सारा का सारा वोल्टेज ना रेसिस्टर के क्रॉस एपियर हो रहा था, और कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज जीरो था, बिकॉज कैपेसिटर पे चार्ज जीरो था। अभी जैसे जैसे चार्ज बढ़ते जा रहा है, तो कैपेसिटर का चार्ज बढ़ता जा रहा है, तो कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज बढ़ता जा रहा है, और करंट जो है वो धीरे धीरे घटता जा रहा है, तो रेसिस्टर के क्रॉस वोल्टेज धीरे धीरे घटता जा रहा है ना। लेकिन यस सर। किसी भी इंस्टेंट पे केवीएल से, किसी भी इंस्टेंट पे केवीएल से जो दोनों का सम होगा वो ई के ही इक्वल होगा, दोनों का जो सम होगा वो कितने के इक्वल होगा, ई के इक्वल। ठीक है, हम्म। आई बात समझ में। यस सर। इसके बाद जो है हेडिंग देते हैं हम लोग, डिस्चार्जिंग, डिस्चार्जिंग आरसी सर्किट। तो देखो मैंने स्टार्टिंग में जो फिगर बनाया था, राइस नहीं बनाओ आपके लिए। तुम लोग राइस लोगी क्या? राइस बना ले। नहीं बना। रोटी खा लेना इसका तभी राइस। मैंने स्टार्टिंग में जो फिगर बनाया था वो कुछ ऐसा था, राइट, है ना चुनमुन। यस सर। तो ये फिगर स्टार्टिंग में ऐसा था, इसमें हमने स्विच कहां पे थ्रो किया था, वन पे, स्विच कहां पे थ्रो किया हुआ था, फर्स्ट पर। हाँ, और ये वन पे थ्रो करने से कैपेसिटर गॉट फुल्ली चार्ज्ड, और इस पे मान लो चार्ज आ गया क्यू मैक्स, हुज वैल्यू वाज सी। अब इसके बाद क्या किया आपने, कि स्विच को थ्रो करके कर दिया पोजीशन टू पे, स्विच को थ्रो करके कहां पे कर दिया, पोजीशन टू। पोजीशन टू पे, तो फिगर कैसा बन जाएगा। और तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं कि नाउ द स्विच इज थ्रोन एट पोजीशन टू, द स्विच इज थ्रोन एट पोजीशन टू। सो नाउ कहने का मतलब कि जब स्टेडी स्टेट एक्वायर हो गया था, जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया था, ठीक है, तो नाउ नहीं, मैं ऊपर में ये चीज ही लिख देता हूं कि आफ्टर द कैपेसिटर गेट्स फुल्ली चार्ज्ड, आफ्टर द कैपेसिटर गेट्स फुल्ली चार्ज्ड, तो स्विच इज थ्रोन एट पोजीशन टू। ठीक है,
हम्म Switch is thrown at position 2. So after the capacitor gets fully charged, switch is thrown at position 2. अच्छा, तो नाउ कंसिडर दिस टाइम एज जीरो। अब यहां से क्या होगा वो हम लोग एनालाइज करना शुरू कर रहे हैं। तो हम लोग किसी भी टाइम को अपने हिसाब से जीरो बोल सकते हैं। मतलब हमने अब चीज को अब देखना शुरू किया कि यहां से क्या हो रहा है, तो हम इस टाइम को अब जीरो बोल रहे हैं। ठीक है, नाउ कंसिडर दिस टाइम एज टी इक्वल टू जीरो। ठीक है, यस सर। तो अब सर्किट कैसा बना? अब सर्किट में एक रेसिस्टर है, एक कैपेसिटर है, और ये सर्किट ऐसा, ये लूप ऐसा बन गया, क्लोज्ड हो गया। ये जो बैटरी है वो हैंगिंग हो गया, इधर इधर देखो, इसका कनेक्शन ही छूट गया। तो अब ये किसी काम का है नहीं, तो आप इसको नहीं भी दिखा सकते हो। हैंगिंग हो गया, उससे कोई लूप कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो आप उसको नहीं भी दिखा सकते हो। ठीक है, यस सर। तो अब मान लीजिए कि यहाँ पे जो है, सो इनिशियली अब मैं इस टाइम को जीरो बोल रहा हूँ, टी इक्वल टू जीरो। तो इनिशियली इस पे चार्ज कितना था? क्यू मैक्स। हम्म अच्छा, और अब जब लूप ऐसे कंप्लीट हो गया तो ये कैपेसिटर क्या होने लगेगा? ऐसे करंट फ्लो होने लगेगा, इसको तो क्लोज लूप मिल गया, और ये डिस्चार्ज होने लगेगा कैपेसिटर। यस सर। तो मान तो करंट ऐसे फ्लो करने लगेगा। जब ये करंट फ्लो होने लगेगा तो ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होने लगेगा, तो इसका जो चार्ज का वैल्यू वो चेंज होने लगेगा टाइम के साथ, राइट? हम्म तो लेट अस से एट टाइम टी चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट्स इज क्यू। क्या मान लें? क्यू। एट टाइम टी लेट अस से चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट्स इज क्यू। अच्छा, ये ऐसे फ्लो कर रहा है, मान लो ये टाइम टी है। सो मान लेते हैं कि टी टाइम पे करंट इन द सर्किट इज आई and charge on the capacitor plates is q. So we will write, let us say, let at time t charge on capacitor plates is q, and current in the circuit is I as shown. अब ये बताइए, करंट अगर इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो क्यू का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा या घटेगा? करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो क्यू का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा या घटेगा? कम होएगा। कम होगा। तो इसको आई को लिखेंगे हम लोग माइनस डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, क्या लिखेंगे? माइनस डी बाई डी टी। इसको लिखेंगे माइनस डी क्यू बाई डी टी। तो ये लिख लीजिए आप कि इफ करंट फ्लोज इन द डायरेक्शन शोन, in the direction shown, so I will decrease with respect to time. Therefore, we will write I equal to minus dq by dt. ठीक है, यस। अब इसमें आप केवीएल लगा लो। अप्लाइंग केवीएल, तो केवीएल अगर आप लगाओगे तो ये देखिए लोअर से हायर जा रहा है। मान लो इधर से इधर गए तो क्या लिखेंगे? माइनस। सो दिस विल बी माइनस क्यू बाई सी प्लस रेसिस्टर के क्रॉस आई आर, दिस विल बी जीरो। आई की जगह माइनस डी क्यू बाई डी टी। अब इसके बाद फिर से हम लोग क्या करेंगे? क्यू वाले टर्म्स एक साइड, टाइम वाले टर्म दूसरे साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। तो t इक्वल टू जीरो पे q का वैल्यू है q मैक्स,
और टी टाइम पे मान लो चार्ज है क्यू, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एल एन क्यू। हम्म, ये आप कर देंगे एल एन क्यू बाई क्यू मैक्स इक्वल टू माइनस टी बाई आर सी। तो ये आपका इक्वेशन जो है ऐसा आएगा, Q इज इक्वल टू क्यू मैक्स ई रेज टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। ठीक है। सर ये क्यू डिस्चार्जिंग के बाद का चार्ज है। ये Q जो है वो T टाइम पे चार्ज है, मतलब जब डिस्चार्ज हो रहा है ना, जब आपने स्विच थ्रो किया इधर पोजीशन 2 पे, जब ये डिस्चार्ज होना शुरू हुआ उसको आप T इक्वल टू 0 बोल रहे हो, तो उसके T टाइम के बाद कैपेसिटर प्लेट पे जो चार्ज है वो है Q। ठीक है। यस सर। जैसे ही स्विच थ्रो किया पोजीशन 2 पे और ये नया वाला सर्किट बना, उसको बोल रहे हैं T इक्वल टू 0। और उसके T टाइम के बाद जो कैपेसिटर प्लेट पे चार्ज बचा है वो है Q। तो ये Q की वैल्यू इतनी आएगी। हम्म, सो व्हेन द स्विच इज थ्रोन एट पोजीशन 2, तो उसके T टाइम के बाद कैपेसिटर प्लेट पे इतना चार्ज होगा। ठीक है। यस सर। तो इसका ग्राफ कैसा होगा? इसका ग्राफ होगा इस टाइप का, इसका ग्राफ होगा इस टाइप का। ये क्यू मैक्स, ठीक है। हम्म, और यहाँ पे जो है t इक्वल टू 0 पे चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट इज क्यू मैक्स, और c टाइम पे जो है, अब एक टाइम कांस्टेंट पे कितना होगा, एक टाइम कांस्टेंट इंपॉर्टेंट होता है। सो एट इक्वल होता है। टी इक्वल टू टाउ सी, जो कैपेसिटर प्लेट पे चार्ज होगा वो हो जाएगा क्यू मैक्स इंटू ई का पावर -1। तो दिस इज 0.37 क्यू मैक्स। That means after one time constant, the charge on the capacitor plates will reach 37% of its maximum value. 37% of its maximum value. ठीक है। 36% था ना? 37 था, 37 ही था, 36 तो कहीं नहीं लिखा था। लिखा 60, तो हुआ पर 36। नहीं 63 और 37 था, 36 कहीं नहीं। अच्छा, देखिए हाँ 63। ओके। 37 था और 63 था। ठीक है। हम्म, हम्म 63 में कंफ्यूज हो गए। 63 है। हम्म, सो यहाँ पे जो है, तो फाइनली जो है, अब देखो कैपेसिटर पे चार्ज 0 हो गया, तो फाइनली चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज 0, सो फाइनली द कैपेसिटर हैज गॉट फुल्ली डिस्चार्ज्ड। तो इसका गया कहाँ एनर्जी? अच्छा, करंट जो है वो क्या होगा वो भी देख लेते हैं। तो करंट जो है ये आपका माइनस डी क्यू बाई डी टी है। तो अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस क्यू मैक्स -1 बाई आर सी ई रेज टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। सो दिस विल बी, तो अगर इसका मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा, ठीक है, तो करंट जो है वो भी घट रहा है, तो फाइनली चार्ज भी 0 हो जाएगा, करंट भी 0 हो जाएगा। तो ना करंट है ना चार्ज है, तो एनर्जी गया कहाँ? एनर्जी कन्वर्ट हो गया। हाँ, एनर्जी कौन एनर्जी वो कौन सा वायर एनर्जी? चला गया। हीट लॉस, उसको एनर्जी नहीं बोलते हैं, हीट लॉस हो गया है ना इन द वायर्स, है ना। तो ऑल द एनर्जी ऑफ कैपेसिटर has been dissipated in the form of heat loss.
इन कनेक्टिंग वायर्स। ठीक है, जी सर। कहाँ चला गया सब? हीट लॉस में चला गया। तो ये पूरा आपने चार्जिंग डिस्चार्जिंग पढ़ लिया। अब क्वेश्चन कैसा रहेगा सर, ये है मुद्दे की बात। ये तो पढ़ लिया, पूरा समझ लिया, सब समझ में आ गया, रिजल्ट हो गया, बोर्ड्स के लिए डेरिवेशन हो गए, सब हो गए। क्वेश्चन कैसा रहेगा? तो क्वेश्चन ऐसा रहेगा, क्वेश्चन आपसे मोस्टली रहेगा कि टी इक्वल टू 0 पे पूछेगा करंट क्या है सर्किट में, या टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे पूछेगा, ऐसा कुछ। तो देखते हैं, इस टाइप का रहेगा क्वेश्चन। ये दे दिया सर्किट, सर आपने बताया इतना इजी इजी और सर्किट दे रहे हैं इतना मुश्किल। हाँ। फिर क्या दे दिया? ये क्या दे दिया सर आपने, इतना सिंपल बताया और इतना मुश्किल सर्किट दे दिया। क्या है ये? हम्म। सो लाइक ये है मान लो 12 माइक्रोफैराड और ये है 6 माइक्रोफैराड। ठीक है, और क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस के वैल्यूज जो है वो आप कुछ ले लो। लेट अस से दैट दिस इज, कितना बोलते हैं, 10 ओम, दिस इज 5 ओम, एंड दिस इज ऑल्सो 5 ओम, दिस इज 20 वोल्ट। 20 वोल्ट की बैटरी दे दिया। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे छोटा सा स्विच दिखा देते हैं कहीं पे, लाइक यहाँ पे मान लो ये स्विच दिखा दिया छोटा सा। सो द स्विच इज क्लोज्ड at t equal to 0. So आपको निकालना क्या है? You have to find current through battery या find current through each resistor. And charge on each capacitor. Charge on each capacitor. Current through each resistor. Charge on each capacitor. And potential difference across each capacitor. Across each capacitor. अब इसमें दो क्वेश्चन है, एक एट टी इक्वल टू 0 और दूसरा इन स्टेडी स्टेट। इन स्टेडी स्टेट का मतलब आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, और स्टेडी स्टेट। सो बेसिकली सब कुछ ही निकालना है, लेकिन अच्छी बात यह है कि पूरा चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम वैसा नहीं निकालना है। एक सिर्फ बताना है टी इक्वल टू 0 पे क्या होगा, और एक बताना है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम क्या होगा। और ये दिया हुआ है क्वेश्चन में कि इनिशियली द कैपेसिटर्स आर अनचार्ज्ड। अगर कुछ डाटा नहीं दिया हुआ है तो फिर आप मान लोगे कि अनचार्ज्ड ही है, at least for numerical questions. Initially, the capacitor is uncharged. The capacitors are uncharged. ठीक है, यस सर। तो मैंने आपको ऊपर में दो नोट लिखवाया था, दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिखवाया था और बोला था कि क्वेश्चन यहीं से आएगा, बस वहीं से आ गया। तो आपने एक नोट ये लिखा था कि t इक्वल टू 0 पे अगर कैपेसिटर अनचार्ज होगा तो उसको हम लोग शॉर्ट सर्किट कर देंगे। उसके क्रॉस, उसमें चार्ज 0 है तो उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी 0 होगा, तो वो कैसे बिहेव करेगा? शॉर्ट सर्किट। हाँ, तो पहले तो आप कैपेसिटर्स को शॉर्ट सर्किट कर दो। कैपेसिटर्स को शॉर्ट सर्किट कर देंगे तो पूरा मॉडल बना दिया। सर कैपेसिटी तो बना लो। शॉर्ट सर्किट कर दिया ना उसको, अच्छा ओके, हटा ही दिया। हटा ही दिया, बिल्कुल शॉर्ट सर्किट हो गया।
ठीक है। हम्म हम्म। तो ये हो गया 20 वोल्ट, ये 5 ओम है, और ये 10 ओम है, और ये 5 ओम। ठीक है। तो करंट कैसे फ्लो होगा? 20 के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा। हाँ, यहाँ पे क्या होगा, करंट डिवाइड होगा क्या? यस सर। नहीं 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 नहीं, ये जब शॉर्ट सर्किट होगा ना, तो पूरा का पूरा करंट जो है वो शॉर्ट सर्किट से ही फ्लो कर जाता है फिर। ओके। हाँ, तो जब शॉर्ट सर्किट होगा तो पूरा का पूरा ये करंट जो है वो शॉर्ट सर्किट से ही फ्लो कर जाएगा। ठीक है। सिमिलरली इधर शॉर्ट सर्किट है, तो इधर भी पूरा का पूरा करंट ऐसे आ गया। वहां नहीं जाएगा, रेजिस्टेंस पे नहीं जाएगा करंट। नहीं, रेसिस्टर पे बिल्कुल भी नहीं जाएगा, अगर शॉर्ट सर्किट उसको मिल गया है, रेसिस्टर पे नहीं जाएगा। बैठते कि दूध बंद कर दे फिर बैठ जाइए। अब देखो क्यों नहीं जाएगा, प्रूफ भी कर सकते हो। देखो प्रूफ करके देख सकते हो आप। अभी तो नहीं लेंगे, मान लो ये पॉइंट है ए, एक्सपायर हो जाएंगे। तो ये शॉर्टेड है, तो ये भी पॉइंट ए हुआ, ये भी ए हुआ, ये भी ए हुआ। ठीक है। अच्छा, इधर ये कंडक्टिंग वायर है, ये भी ए हुआ, ये भी ए हुआ। ठीक है, क्लियर। यस सर। शॉर्टेड है ना, तो शॉर्टेड है तो वो क्या हो जाएगा, इक्विपोटेंशियल। हम्म तो ये सारे पॉइंट्स इक्विपोटेंशियल हैं। जी सर। अब ये बताओ, ये रेसिस्टर के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसके इधर भी पॉइंट ए ही है, इधर भी पॉइंट ए ही है, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना? 130 कम हो गया। दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है ना, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ? फिर शुरू करके दवाई नहीं पूरी, V इज इक्वल टू तो दवाई खा लिया पूरी, जिससे वाली दवाई आई आर। बाद में मैंने पकड़। हाँ, जीरो होगा ना, पहले तो जीरो होगा। हाँ। दोनों सेम पोटेंशियल पे है ना, दोनों पॉइंट्स। ये भी पॉइंट ए है, ये भी पॉइंट ए है, तो दोनों सेम पोटेंशियल पे हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा इसके क्रॉस? जीरो। हम्म अच्छा, अब ये पोटेंशियल डिफरेंस रेसिस्टर के क्रॉस कितना होता है? आई आर होता है। यस सर। तो आई आर इज इक्वल टू जीरो। अब आर तो जीरो है नहीं, आर तो सॉरी, आर तो 10 दिया है, तो देयर फोर आई इक्वल टू जीरो हो गया। जी सर। तो ये रेसिस्टर से कितना करंट फ्लो करेगा? जीरो। आई बात समझ में? हम्म सिमिलरली इधर भी ऐसा ही होगा। यस सर। समझे कि नहीं? ये सारा ये पॉइंट है। हाँ, ये तो पूरा शॉर्टेड ही है ना, देखो ये भी शॉर्टेड, ये भी शॉर्टेड, ये भी शॉर्टेड, ये भी शॉर्टेड, सब यही तो होगा। तो ये पूरा शॉर्टेड ही है ना, देखो ऐसे शॉर्टेड ही है लगातार। फिर तो इजी है, मतलब सब पॉइंट सेम होंगे तो इजी रहेगा। हाँ, तो 10 ओम से कोई करंट, नहीं जाएगा। इधर वाला भी 5 ओम से कोई करंट। नहीं जाएगा। तो करंट जो है वो फ्लो कर रहा है कौन कौन से रेसिस्टर से? 5 ओम से। कौन है? इधर हो गया, ऐसे आया, ऐसे, 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 और ऐसे होके ऐसे चला गया। तो तो क्या बनाया है सर आपने? मैंने करंट का पाथ बना दिया है। ये लग रहा है जैसे कोई छोटा बच्चा ड्राइंग कर रहा है। मैंने ये बनाया ना, देखो ऐसे इसको बनाया ऐसे, ये देख रहे हैं, इसको बनाया, करंट ऐसे ही फ्लो कर रहा है ना, हाँ। यही तो फ्लो कर रहा है। यस सर। मैंने इसी को बनाया अभी यहाँ पे। आई बात समझ में? हम्म करंट ऐसे आया, फिर 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 ऐसे आया, ऐसे आ गया फिर। ठीक है। तो कितना हो जाएगा करंट इसमें? करंट कितना हो गया चुनमुन बताओ? I इज इक्वल टू 20 वोल्ट बाई 5 ओम, कितना हो गया? 4 4 4 एम्पियर।
करंट मिल गया ना 4 एम्पियर, हाँ। ठीक है। यस सर। तो t इक्वल टू 0 पे करंट मिल गया। हम्म। और क्या बोला था, कैपेसिटर्स पे चार्ज, तो कैपेसिटर्स तो इनिशियली दिया ही और अनचार्ज है। तो कैपेसिटर्स पे तो चार्ज जीरो ही है, उनके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वो भी जीरो, जीरो। चार्ज जीरो है तो वो भी जीरो, तो निकल गया सब कुछ। आसान था या डिफिकल्ट था? आसान था सर, ये तो नॉर्मल करंट इलेक्ट्रिसिटी जैसा लग रहा है। हाँ, तो इसमें तो कुछ था ही नहीं, ठीक है। इसमें तो कुछ हुआ ही नहीं, बस फिगर ही देख के डिफिकल्ट लग रहा था, और तो कुछ था नहीं ना। कैपेसिटर तो शॉर्ट सर्किट कर दिया, तो सिर्फ रेसिस्टर और बैटरी ही तो बच गए, यस सर। है कि नहीं। हम्म। T इक्वल टू 0 का हो गया। नेक्स्ट जो है, आप सेकंड वाले पे आ जाओ, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। इसमें तो कोई टाइम दिया ही नहीं हुआ, आफ्टर लॉन्ग टाइम कितना मान। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम मतलब स्टेडी स्टेट। ओके। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम मतलब स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट में आपने क्या पढ़ा था कि कैपेसिटर्स बिहेव एज ओपन सर्किट। कैपेसिटर्स को जो है ना वो ओपन कर देना है, क्या मतलब कैपेसिटर वाले साइड से कोई करंट नहीं जाएगा, तो क्या हो गया ये, करंट जीरो हो जाएगा फिर। इधर ओपन कर दिया, ठीक है। हम्म। अच्छा, तो इधर ओपन कर दिया, तो आपका इधर ये कैपेसिटर था ना, फिगर आपने बनाया कि नहीं कॉपी पे? नहीं, बहुत ज्यादा बड़ा था। अच्छा, तो ये आपका ऐसा है, ये कैपेसिटर्स को ओपन कर दिया। ये तो वैसा ही लग रहा है जैसे अभी ऊपर करा था। हाँ, कैपेसिटर्स पहले कैपेसिटर्स को शॉर्ट सर्किट किया था, अभी कैपेसिटर्स को ओपन ओपन सर्किट किया कर दिया, है कि नहीं। ये देखो, ये दोनों कैपेसिटर्स था। को ओपन सर्किट कर दिया। क्या कर दिया? ओपन। हाँ, ओपन कर दिया, तो अभी इसमें से कोई करंट नहीं जाएगा। जब तो, रेजिस्टर में से जाएगा। तो ये जो करंट इधर से आ रहा था, ये कहाँ से जाएगा, रेसिस्टर्स के थ्रू जाएगा, हाँ। है ना। तो रेसिस्टर्स के थ्रू जाएगा, तो ये पूरा का पूरा आई इधर से आ गया, पूरा का पूरा इधर से आ गया ये। तो ये बताओ इसमें ये 20 वोल्ट की बैटरी है, और रेसिस्टेंसेस कितना दिया हुआ है? एक 5 है, एक 10 है, एक 5। चाहे हाथ क्या देगा आज मेरी गलती 5 है, 10 है, 5। तो करंट कितना हो जाएगा, 20 वोल्ट बाई 5 ओम प्लस 5 प्लस 10 प्लस 5। कितना हो गया, 5 प्लस 10 20, 21 एम्पियर। करंट मिल गया ना 1 एम्पियर, हम्म। ठीक है। यस सर। आसान था या डिफिकल्ट था? सर ये आपने सारे रेसिस्टेंस को ऐड क्यों करा। ये सबसे करंट सेम ही फ्लो कर रहा है ना, ये इससे भी आई फ्लो कर रहा है, बनी ना। इससे भी आई फ्लो कर रहा है, सब सीरीज में हो गया ना, सबसे सेम फ्लो कर रहा है, डिवाइड नहीं हुआ, राइट। सीरीज में ऐड ही हो जाएगा ना फिर, हम्म। ठीक है। तो यस करंट सर। निकल गया, और क्या निकालना था इसमें? बस। नहीं, और निकालना था ना, कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था। कैपेसिटर तो है ही नहीं। हाँ, कैपेसिटर ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है, मतलब इसका मतलब ये तो है, ये थोड़ी है कि है ही नहीं, वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है, उससे कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, बट इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि है ही नहीं, वो तो है। आपने फॉर योर पर्पस आपने उसको हटा दिया था, मतलब काइंड ऑफ वो वैसा ही ट्रीट कर रहा है, वैसा ही बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो आपने हम्म। कन्वीनियंस के लिए उसको हटा दिया था, मतलब इसका मतलब है नहीं कि वो है नहीं, ठीक है। तो है, पर वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है, उधर से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा था, तो आपने उसको हटा दिया था, ठीक है। यस सर। अच्छा,
अब ये बताओ, अब जैसे मैं इसकी बात करूं, C1 की बात करूं, तो मान लो ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, तो ये किसके क्रॉस कनेक्टेड है? ए ए बी। के क्रॉस। अच्छा, अब ये वाला पॉइंट भी ए है, ये भी पॉइंट ए है, ये बी है, तो ये भी बी है, ये भी बी है कि नहीं? यस सर। ये बताओ, ये वाला जो रेसिस्टर है ये किसके क्रॉस कनेक्टेड है? ये भी ए बी के क्रॉस कनेक्टेड है। हम्म। आप ये रेसिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बता सकते हो ना, कितना होगा? हाँ ये तो निकल जाएगा। कितना निकलेगा? 1 एम्पीयर करंट आया था ना हमारा, तो हाँ, 10 आएगा, 10 वोल्ट। 1 एम्पियर है ना, तो ये 10 वोल्ट हुआ। हम्म। तो ए बी के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? 10 वोल्ट। यस सर। तो ये वाला कैपेसिटर भी तो ए बी के क्रॉस ही कनेक्टेड है, हम्म। तो इसके क्रॉस भी कितना पोटेंशियल डिफरेंस हुआ? 10 वोल्ट ही हुआ। 10 वोल्ट। और ये वाला जो, तो अब ये बताओ कि इसके क्रॉस ये कैपेसिटर है C1, इसका वैल्यू कितना था? वैल्यू था 12 माइक्रोफराड। 12 और 6। तो 12 माइक्रोफराड इसका वैल्यू है, और इसके क्रॉस 10। पोटेंशियल डिफरेंस है 10 वोल्ट। C1 था 12 माइक्रोफराड। तो इस पे चार्ज कितना आएगा? कैपेसिटेंस इतना है और पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है, तो कितना चार्ज आएगा इसमें? 120। So Q1 will be equal to C1 into delta V. So which will be 12 microfarad into 10 volt. So this will be 120 microcoulomb, right? है ना? यस और जो दूसरा वाला कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस है कितना? 6 माइक्रोफराड। और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 5। हाँ, ये इससे 1 एम्पियर फ्लो कर रहा है ना, तो 5 वोल्ट आएगा, तो इसके क्रॉस 5 वोल्ट ही अपीयर हो रहा है। तो इस पे चार्ज कितना आएगा? 30। तो Q2 will be equal to C2 डेल्टा V। तो C2 की वैल्यू कितनी है? 6 माइक्रोफराड इंटू पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 5 वोल्ट। तो कितना हो गया ये? टोटल। 30 माइक्रोकुलम, है ना? हाँ। तो आपका जो है ऐसे दिखा दोगे आप। तो फाइनल तो देखो, पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया ना दोनों के क्रॉस, चार्ज भी मिल गया, तो वही तो निकालना था। यस। आई बात समझ में? मतलब अगर कैपेसिटर ओपन कर देंगे हाँ हाँ, तो करंट नहीं जाएगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस होगा। पोटेंशियल डिफरेंस है, इसीलिए तो करंट नहीं जा रहा है, इसीलिए तो वो जाने नहीं दे रहा है करंट को। समझ गए? हम्म। इसीलिए तो वो नहीं जाने दे रहा ना करंट को। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता तो वो तो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता और सारा करंट उधर ही से चला जाता, राइट? यस सर। तो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसीलिए करंट नहीं जा रहा है। आई बात समझ में? हम्म। अच्छा, इधर जो है Q2 ये हो गया आपका 30 माइक्रोकुलम, और इधर हो गया -30 माइक्रोकुलम। बस यही निकालना था, निकल गया सब कुछ। तो स्टेडी स्टेट में क्या करना है आपको, तो देखो मैं आपको समझा दे रहा हूं, एक बार फाइनल रिकैप कर दे रहा हूं। जब भी स्टेडी स्टेट T इक्वल टू 0 वाला तो कंपेरेटिवली आसान है, कि मतलब शॉर्ट सर्किट कर दो फिर उसके बाद निकाल दो आराम से, राइट? स्टेडी स्टेट में पहले क्या करना है कि पहले कैपेसिटर्स को ओपन सर्किट कर देना है। तो ओपन सर्किट करके और आप करंट फाइंड आउट कर लेंगे। क्या निकाल लेंगे? करंट। करंट, हाँ, ओपन सर्किट कर दिया तो अभी क्या सर्किट बन रहा है वो पता चल गया, उससे करंट निकल गया। करंट जब निकल गया तो उसके बाद आप क्या फाइंड आउट करेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर। करंट मिल गया तो क्या फाइंड आउट करेंगे कि हाँ भाई, जैसे ये रेसिस्टर के अक्रॉस इतना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो ये रेसिस्टर के साथ ये कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इसके अक्रॉस भी उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा, राइट? हम्म। और फिर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर मिल गया तो उसके बाद फिर क्या निकालेंगे? चार्ज। हो जाएगा। आई बात समझ में? यस सर। तो RC सर्किट में जैसा आपने पढ़ा, बिल्कुल LR सर्किट भी वैसा ही है।